अश्विनी जी बहुत सीनियर लॉयर भी हैं। अश्विनी जी, 40 के करीब याचिकाएं हैं जिनको कंसोलिडेट करके सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और उसके बाद ही ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। लेकिन इसके बाद जो याचिकाकर्ता हैं, जो ये मांग कर रहे हैं कि रद्द होना चाहिए, नीट पेपर दोबारा से होना चाहिए, उनके इस याचिका को कितना बल मिलेगा? क्योंकि वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि इसको रद्द होना चाहिए, इसमें घोटाला हुआ है। अब कितने बड़े पैमाने पर हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट जज करना चाह रहा है ये इस आदेश के बाद कि ये पेपर जो रिजल्ट है वो पब्लिक कर दिया जाए। ये कितना हेल्प करेगा कोर्ट में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर ये एसर्टेन कर लेता है कि व्यापक पैमाने पर पेपर लीक हुआ था और इसका दायरा बड़ा था और सिस्टमेटिकली इसको किया गया था और उससे मैक्सिमम मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है बेनिफिट हुए, तो निश्चित तौर पर ये कैंसिलेशन की बात आएगी। परंतु ऐसा लगता है कि कुछ थाउजेंड्स या कुछ हंड्रेड्स का ही इसमें ग्रीवेंस है और किस सेंटर पे कितना ज्यादा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें सेंटर वाइज भी डिटेल्स चाहिए होंगी और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में स्टेटस रिपोर्ट इसलिए चाहिए होगा कि सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करे कि देश के किस किस हिस्से में कौन कौन से पार्ट पर इसका लिंक है, प्रॉक्सिमेट लिंक है और कहां से एक्यूज की अरेस्ट हो रही है। एक बात को बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर से संजीदगी से लिया कि क्वेश्चन पेपर के जो ट्रांसपोर्टेशन में समझौता हुआ, 6 दिनों तक क्वेश्चन पेपर एक प्राइवेट कुरियर कंपनी के पास रहे। हजारीबाग में ई रिक्शा में ट्रांसपोर्ट किए गए, बैंक ले जाने के बजाय उसके स्कूल ले जाया गया। उसकी तस्वीरें भी जिसकी मौजूद हैं, तो हजारीबाग के उस प्रिंसिपल के जो एनटीए का हिस्सा और कोऑर्डिनेटर, उनको उनके ऊपर भी एक्शन है। तो सवाल यह है कि कितने छात्रों ने अपना एग्जाम सेंटर बदला, कितने छात्रों ने करेक्शन विंडो का इस्तेमाल किया। छात्र शहर बदल सकते हैं, कोई भी उम्मीदवार केंद्र नहीं, जो सेंटर का चयन अलॉटमेंट सिस्टम द्वारा किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को यह देखना है जो सेंटर का एलोकेशन है वो परीक्षा से 2 दिन पहले होता है, तो किसी भी स्टूडेंट को कितना सेलेक्टिवली, कितना फ्रीक्वेंटली उसने क्वेश्चन पेपर उसको मिला। ये हालांकि निश्चित तौर पर यह है कि अब चूंकि ऑनलाइन जमाना है तो कभी भी आ सकता है, क्वेश्चन पेपर आ सकता है। परंतु अगर ये सिर्फ बिहार तक ही सीमित है, गुजरात के कुछ हिस्सों में है, उड़ीसा कुछ हिस्सों में, और अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स का इससे ग्रीवेंस नहीं, तो निश्चित तौर पर देखिए इसको इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करवाना आसान नहीं है। इतना बड़ा एग्जाम कैंसिल करने के बाद उसके जो बाद में मोडालिटीज होंगी वो बड़ी मुश्किल होती हैं। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट का 22 तारीख को जो फैसला आएगा उस पर होगा। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए ऐसा लगता है जैसे एनटीए बहुत सारी चीजों को डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि जब इंटरनल लिंक की बात आ रही थी क्या एनटीए इसका पार्ट एंड पार्सल है, तो वहां पर कोई अभी ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला है। तो अगर ये हुआ तो उस मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर आगे गो अहेड कर सकती। अभी तक के हिसाब से चूंकि काउंसलिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका है, जो 24 जुलाई से शुरू हो रही है, तो यही समझ में आ रहा है कि काउंसलिंग होगी। और लेकिन जो भी लोग अग्रीव्ड हैं इस मामले में, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ न कुछ अरेंजमेंट कर सकता है आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए, टू डू कंप्लीट जस्टिस। जी ठीक है, कपिल गुप्ता जी के पास में चल रहा हूं, सीईओ हैं नीट प्रेप के। कपिल जी, क्या ये आदेश और जब इसको मिलान किया जाएगा, क्या ये एक जो नेक्सस चल रहा है, मैं सारे इंस्टीट्यूट्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इस तरीके से सॉल्वर गैंग के साथ नेक्सस चलाते हैं और फिर बच्चों को पेपर में पास करवाते हैं या उनको पेपर उपलब्ध कराते हैं, उस नेक्सस पे भी ये चोट करेगा, उसको पहचानने में मदद करेगा? देखिए, बताना मुश्किल है, बट हम लोगों ने जो डेटा एनालाइज किया है उससे दिखाई दे रहा है कुछ कुछ, बट जरूरी नहीं है कि उसी वजह से हो। तो टॉप 53 सेंटर जो है वहां से 26,000 बच्चों में से करीब 7,000 बच्चों के 600 के ऊपर है, तो ये एवरेज करीब 26% होता है, जबकि नेशनल एवरेज 3% है। 3% वर्सेज 26%, इसमें एक्स्ट्रॉर्डनरी नंबर ऑफ सेंटर सीकर्स हैं। बट बात वही है, मतलब क्या ये कंक्लूसिव एविडेंस है? इज दिस अ स्मोकिंग गन? कहना मुश्किल है। यही वाली चीज से यदि आपने हियरिंग देखा हो जो सुप्रीम कोर्ट का पहले, दे वर क्लियरली ग्रैपलिंग विद द फैक्ट कि हमें एक गवर्नमेंट एजेंसी को इन्वेस्टिगेट, एक गवर्नमेंट एजेंसी कर रही है और उसके बारे में डेटा आईआईटी मद्रास से दिया, वो भी एक तरह से गवर्नमेंट एजेंसी है। उस जगह पे जाके चीफ जस्टिस ने बोला कि आप डेटा डाल दीजिए, लेट पीपल एनालाइज इट इंडिपेंडेंटली, क्योंकि जो जो जांच हो रही है उसमें लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है। एटलीस्ट दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू गो थ्रू द डेटा एंड फिगर आउट कि इसमें कुछ अजीब सा तो नहीं है। तो इस डेटा को देख के लग रहा है कुछ अजीब है, बट इतना कुछ ऐसा अजीब नहीं दिखाई दे रहा कि मंडे को जब सुप्रीम कोर्ट साथ में मिलेगा तो पिछली वाली हियरिंग से ऐसा लग रहा था सुप्रीम कोर्ट
की तरफ ये है कि इंडिविजुअल केसेस हैं, आइसोलेटेड केसेस हैं, रीनीट जस्टिफाइड नहीं है। अभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये चीज सिग्निफिकेंटली चेंज होगी, पर डेटा फैसिनेटिंग है। ये डेटा के ऊपर मुझे लगता है कि अभी भी अब से लेके सुबह 10:30 बजे मंडे तक कोई ना कोई तो इसमें शायद स्मोकिंग गन निकाल सकता है। दिस इज वेयर ऑल द मैजिक एंड ऑल द मिस्ट्री इज। नहीं, आप खुद एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है, ये रिजल्ट ऐसे ही रहने चाहिए या परीक्षा रद्द होनी चाहिए जैसा कि स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं? क्योंकि जगह जगह हमने देखा प्रोटेस्ट हुए थे, वो कह रहे हैं दोबारा होना चाहिए इस एग्जामिनेशन को। देखिए, हम इंस्टीट्यूट नहीं, हम तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आके बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग करते हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि कुछ शायद हुआ है। अब वो कुछ क्या है, बड़ा है छोटा है, दैट इज द प्रॉब्लम विच सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो स्ट्रगल्ड विद। वो कितना है, कहाँ पे है, आज की दुनिया में ऐसा लगता है कि एक जगह पे पेपर है और यदि कोई पेपर से पैसे कमा रहा है तो ऑनलाइन के थ्रू, एक टेलीग्राम, एक व्हाट्सएप के थ्रू मनी का इधर से उधर ट्रांजैक्शन होना बहुत आसान है और पेपर का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना बहुत आसान है। पर ये सब कयास है टिल द टाइम इसका सॉलिड एविडेंस एग्जिस्ट करे। उस दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटिशनर के लॉयर्स थे, उन्होंने कहा टेलीग्राम पे एक वीडियो है, पर वो वीडियो की ऑथेंटिसिटी स्टैब्लिश नहीं हो पाई है। तो दैट इज द चैलेंज राइट नाउ व्हिच एवरीवन इज स्ट्रगलिंग विद, कि लगता है कुछ गड़बड़ है पर बिना एविडेंस के सिर्फ स्पेकुलेशन पे लग रहा है, उसके बेसिस पे डिसीजन कैसे लिया जाए। यू कैन क्लियरली सी जजेस आर आल्सो स्ट्रगलिंग विद दैट ओनली। ज्योति अरोड़ा जी, आपको क्या लग रहा है, किस तरीके से हेल्प करेगा? और आपको क्या लगता है कि जो रद्द करने की मांग है छात्रों की, क्योंकि जो मैक्सिमम याचिकाएं हैं उसमें यही मांग की गई कि इसको रद्द कर दिया जाए, ऐसा होना चाहिए? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, डेफिनेटली सभी स्टूडेंट्स की मांग है कि एग्जाम को दोबारा से करवाना चाहिए, रीनीट होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने सारे सबूत सामने आ रहे हैं जिससे कि ये तो क्लियर हो रहा है, जिसमें एनटीए भी ये बात मानता है कि यहाँ पेपर लीक हुआ और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात से एग्री कर रही है। तो सर लीक तो हुआ है, ये तो तय है। अब कितने बड़े पैमाने पे हुआ, कितने छोटे पैमाने पे हुआ, ये सर लीक तो लीक है ना। अब उसका फायदा चाहे चंद लोगों ने लिया है या ज्यादा लोगों ने लिया, कहीं ना कहीं डिजर्विंग कैंडिडेट तो हटा ना वहां से। सारी लड़ाई जो है रैंक की है। पूरे इंडिया में 55,000 सीटें हैं। चलिए इस बार कुछ नए कॉलेज इंट्रोड्यूस हुए, मैं कहती हूँ 60,000 सीटें हैं। स्टार्टिंग के 60,000 बच्चों का रैंक उठा के देख लीजिए ना सर। कहीं ना कहीं नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट को एडजस्ट किया गया है, लोगों ने उस चीज का फायदा उठाया है। और जो बच्चे इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, कड़ी मेहनत के बाद में, जब वो आज अपनी मेहनत से तीसरे अटेम्प्ट में, चौथे अटेम्प्ट में जब वो 630, 640 नंबर लेकर आते हैं तो उनका रैंक चला जाता है 50,000, 60,000, 70,000, जो कि असंभव हो जाता है बच्चों के लिए सरकारी कॉलेज लेना। तो सर चीटिंग तो चीटिंग है। खून की सजा तो सर, सजा तो सजावे, खून करो या 7 खून करो। आप कहो जी बड़े पैमाने पर हुआ है तो ही इस चीज को रीनीट होगा, छोटे पैमाने पे हुआ है तो इसको हट जाएगा। एग्री करती हूँ कि रीनीट करवाना इतना इजी टास्क नहीं है और ऑल अराउंड जुलाई एंड चल रहा है, तो रीनीट होना इतना इजी भी नहीं है सरकार के लिए, एनटीए के लिए, कि रीनीट की घोषणा की जाए। लेकिन एटलीस्ट जो स्टार्टिंग के 1 लाख कैंडिडेट है उनके ऊपर काम किया जाए कि ये बच्चा बेसिकली कैलिबर कैंडिडेट है भी या नहीं भी है। नॉन कैलिबर कैंडिडेट 12th में फेल हैं और नीट में टॉप कर रहे हैं, कैसे संभव है? बाद वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो हाई रैंक वाले कैंडिडेट्स हैं, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, दे नोस कि हमें प्राइवेट कॉलेज मिलेगा और हमको प्राइवेट कॉलेज में इतने लाख की फीस देके ही एडमिशन संभव है। मेन लड़ाई जो होती है वो सरकारी सीट की लड़ाई है। ठीक है, संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी आप अपनी बात कह दीजिए, फिर मैं काजल के पास चलूंगा। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये क्लेम किया जा रहा है कि 24 लाख लोग बच्चों का एग्जामिनेशन जो है बहुत डिफिकल्ट टास्क है, ये तो रेगुलरली इस तरीके के एग्जाम्स हो रहे हैं। एनटीए को बनाया ही है इसी पर्पस के लिए। अगर उसको 15 दिन, 20 दिन, महीने में अगर वो नहीं कर सकते हैं तो देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन एनटीए। और दूसरा ये कि कैपेबिलिटी उनके पास है, एंड वेदर वी शुड लिव विद स्टिग्मा और वी शुड लिव विदाउट स्टिग्मा। क्योंकि अगर आप ये पुश कर देंगे ये एग्जाम, लेकिन ये कलंक तो लगा रह जाएगा। आप बोल रहे हैं कि जैसे प्रूव नहीं हो रहा है, डिसप्रूव भी तो नहीं हो रहा है, तो चॉइस क्या है हमारे पास? बिल्कुल ठीक, आप ठीक कह रहे हैं। नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट्स पहुंचे, उससे अच्छा है कि हाँ इसको दोबारा से
आयोजित कराया जाए परीक्षा को, जैसा कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं। मैं आपके पास आऊँगा, ज्योति जी काजल के पास चल रहा हूँ। काजल खुद नीट एस्पिरेंट है और मुझे लगता है कि इनसे ज़्यादा जो दर्द है शायद वो कोई भी नहीं समझ पा रहा होगा। काजल, आप लोग क्या चाह रहे हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट ने ये रिजल्ट जारी करने के लिए कहा है, इसके बाद किस तरीके से आपको लगता है कि आपके लिए पॉजिटिव जाएगा? सर, सबसे पहले तो जो सब बोल रहे हैं कि लीक नहीं हुआ है, कोई लिमिटेड जगह पे हुआ है, ये तो रिजल्ट देख के ही पता चल रहा है कि लीक हुआ है, वो भी बड़े स्केल पे हुआ है। अब हमसे प्रूफ मांगा जा रहा है, तो स्टूडेंट कहाँ से प्रूफ लाएगा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे पास तो कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो जिसे हम बोले कि आप हमें ये प्रूफ ला के ये चेकिंग करके दीजिए कि वहाँ पे ये मिल सकता है आपको। तो हमें जो करना है वो हमें खुद करना है। और उससे भी बड़ी बात, चाइना से हमारी बनती नहीं है, पर हमें उससे सीखना चाहिए कि वहाँ पे एक भी पेपर लीक का केस नहीं होता, जबकि वहाँ पे हमारे से ज्यादा स्टूडेंट पेपर देते हैं। इस साल जो हुआ, पर आने वाले टाइम में भी हमें सेफ्टी मेजर लेने चाहिए। और इस साल रीनीट इसलिए कराना चाहिए क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स अगर चले जाएंगे तो अभी जैसे एम्स पटना, एम्स रांची, जोधपुर से स्टूडेंट्स पकड़े गए जो सॉल्वर गैंग में, ये स्टूडेंट क्या करेंगे? इलाज तो कर नहीं पाएंगे, नहीं तो सिर्फ डिग्री खरीद के दीवार पे लगानी है कि हम यहाँ से डॉक्टर बन के आए हैं, ये भी तो फिर वैसे ही काम करेंगे। और इससे हेल्थ सिस्टम इंडिया का कितना खराब हो जाएगा, आप ये सोचिए। अगर आप बोल रहे हैं कि लीक, एक तो हमारे पास कोई वैसा एविडेंस नहीं क्योंकि हम कलेक्ट कर नहीं सकते, पर जिस स्टूडेंट ने 24 लाख बच्चों ने पेपर दिया, वो बोल रहा है क्योंकि उस स्टूडेंट को पता है, उसके टीचर को पता है, उसके पेरेंट्स को पता है कि लीक हुआ है पेपर। अगर नहीं हुआ है तो वो ऐसे रिजल्ट जो अगर मेरा रिजल्ट देख ले, मेरी 15,000 रैंक आनी चाहिए थी पर 56,000 आई है। इसमें MBBS तो दूर, मुझे BDS में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो टॉप 1.5 लाख बच्चों की बात हो रही है, कई स्टेट्स में ये भी है कि रिजर्वेशन कोटा भी हो जाता है और स्टेट डोमिसाइल लगा के कट ऑफ कम चली जाती है, उन बच्चों को भी प्रॉब्लम है। तो हमें हर एंगल से देखना पड़ेगा। बिल्कुल। और जो ये रिजल्ट सेंटर वाइज निकला है, इसका जो अभी हमारी तरफ से जो ग्रुप, जो हमारी काउंसिल की हेल्प कर रही होंगी, कर ही रही है, तभी तो लॉयर्स इतना क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं, डेटा दे पा रहे हैं। तो उम्मीद है कि वो जो अभी रिजल्ट निकला है उससे कुछ ना कुछ हेल्प होगा। आप यही चाहते हैं, आप यही चाहते हैं कि री एग्जाम हो? यस सर, चाहते हैं। और हमें सुप्रीम कोर्ट से, CJI सर से पूरी उम्मीद है। जो अंधा कानून आप लोगों ने फिल्म देखी होगी अमिताभ बच्चन जी, रजनीकांत की, वो इमेजिनरी फिल्म है, पर उस कहानी को हकीकत नहीं बदलने देंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हमें पूरी उम्मीद है। अश्विनी दुबे जी, ये तय करना कि जो लीक है वो छोटे स्तर पे हुआ या एक बड़े स्तर पे हुआ, क्या इतना आसान होगा इस रिजल्ट को जारी किए जाने के बाद भी? नहीं, देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने री एग्जाम को लेकर के अपना बड़ा क्लियर जो उन्होंने ओरली दिया है कि इसलिए दोबारा परीक्षा का आदेश नहीं दिया जा सकता क्योंकि छात्र दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं। दोबारा परीक्षा का आदेश तभी दिया जाएगा जब उसकी फेयरनेस से, उसकी पवित्रता से समझौता हो गया। और आप यह वैचारिक रूप से स्थापित करते हैं कि दागी और बेदाग के बीच अलगाव संभव नहीं, माने सेपरेट। लेकिन सर, एनटीए ने ये तो माना ही है ना कि हाँ, कुछ जगह पेपर लीक हुआ है। हाँ, तो इसीलिए तो माना है कहा कि अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन से लोग जो है बेनिफिटेड हैं इस पूरे प्रोसेस के, खास तौर से क्वेश्चन पेपर लीक के, और कौन से नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम करेंगे। लेकिन अगर ये क्लियर हो जाता है कि एक ही सेंटर के कुछ एक छात्र जो है इससे उनको बेनिफिट मिला इस क्वेश्चन पेपर का, तो उस परिस्थिति में पूरी परीक्षा को दोबारा नहीं करवाएंगे। क्योंकि कुछ पिटीशन, एक सबसे बड़ी चीज ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि याचिकाकर्ताओं में कितने छात्र हैं। फिर एनटीए ने कहा कि 1,08,000 के दायरे में न आने वाले 131 छात्र दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं, जबकि 1,08,000 के दायरे में आने वाले 254 छात्र दोबारा परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। तो कुछ उसमें से कोर्ट के सामने भी हैं, कुछ सरकारी सीटें भी चाहते हैं। तो उस मामले में सबसे कम अंक पाने वाले जो छात्र सुप्रीम कोर्ट में याचिका करते हैं, उनके मार्क्स कितने हैं? अगर आप मान लीजिए 164 अंक लाते तो आप पास हो जाते हैं, लेकिन एडमिशन सीट कैसे? ये सारे प्रॉक्सिमेट क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस हैं। और लेकिन सर, फिर मेरा सवाल फिर वही आता है कि कोई लिमिटेड टाइम तो है नहीं जांच का। जांच तो पता नहीं कितने लंबे टाइम तक चलती रहेगी, फिर कैसे होगा? देखिए, अभी इसीलिए काउंसलिंग नहीं रुकी है। अगर ऐसा लगता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि बड़ी ही सीजन्ड बेंच है,
अगर उनको लगता है कि एनटीए में व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है तो निश्चित तौर पर री एग्जामिनेशन का थॉट होगा। लेकिन अगर वो सेलेक्टिवली कुछ जगहों का आइडेंटिफाई कर लेते हैं और वो जो सा रिपोर्ट आ रही है, ईओडब्ल्यू की अलग रिपोर्ट आ रही है, सीबीआई की अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि नेशनल लेवल पर वो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ जाती है और ऐसा आ जाता है कि पूरे देश भर में कई जगहों पर ऐसे क्वेश्चन पेपर पहुंचे, तो निश्चित तौर पर जांच जो है तो इसमें री एग्जामिनेशन बनता है। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। एक मिनट, संजय जी से मुझे पूछना है कि सर इस तरह की जांच में फिर कोई टाइम फ्रेम तो सेट होता नहीं है? टाइम फ्रेम सेट हो भी नहीं सकता है ना कि आप एक जगह से शुरू कर रहे हैं और वो बढ़ता चला गया जी, और उसके बाद जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, अब उसमें गोधरा केस है और केसेस हैं, वो उसको आप इंक्लूड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो कितने केसेस गए सीबीआई के पास, कुछ लोकल लेवल पे भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो टाइमलाइन तो हो नहीं सकता है। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट, अगर आप टाइमलाइन दे दो तो टाइमलाइन के अंदर वो इन्वेस्टिगेशन करके आपको दे देंगे, लेकिन उसको आप कंक्लूसिव, कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव उसको बोल सकते हैं कि नहीं, वो मुझे नहीं पता है। तो that is a big question। और मुझे, आई एम ऑल्सो अ टेक्नोलॉजिस्ट इन माय ओन राइट, तो मुझे ये नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा फॉर्मूला निकाला जा सकता है जिससे कंक्लूसिवली प्रूव कर दिया जाए कि या लीक हुआ है या नहीं हुआ है। मैं शुरू से यही चीज समझना चाह रहा हूं सर, इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं कि ये कैसे तय होगा कि कम जगह हुआ, ज्यादा जगह हुआ, बड़े पैमाने पर हुआ? इसका तो कोई स्केल है ही नहीं। हाँ, ये नामुमकिन है जिससे प्रूव किया जाए या डिसप्रूव किया जाए कि ये लीक मास स्केल पे हुआ है या नहीं। और मास स्केल पे होना क्या, जर्जर में अगर 7 लोग जो टॉपर हो गए, वो मास स्केल है क्या स्केल मुझे भी नहीं पता है ना। आप किस चीज को मास स्केल बोलते हैं, किस चीज को मास स्केल चीटिंग बोलते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। और दूसरा कि जहां लीक हुआ वहां से मार्क्स कनेक्ट करना, ये तो आज के दुनिया में तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों यही मानना कि यहाँ लीक हुआ तो ओएसिस में हुआ, वो जर्जर में लीक हुआ तो यहाँ हुआ, यहाँ लीक हुआ तो यहाँ हुआ, ये तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि कोई अभी बता रहा था व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भी जाएगा, आंसर भी जाएगा। ये लीक हुआ हजारीबाग में, वो निकला, उसका प्रिंट पता नहीं कहाँ निकला, कुरियर को कहाँ पकड़ा गया, फिर वो कौन एरिया में पटना में लोगों को जमा किया गया, प्रिंटर ठीक से काम नहीं किया इसलिए कुछ को प्रिंट आउट नहीं मिला। तो देयर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स। और उसमें जो बोला जाता है, जो हम नॉर्मल टेक्नोलॉजी के भाषा में बोलते हैं मूविंग पार्ट्स, ये इतने मूविंग पार्ट्स है कि इससे इसका मीनिंग निकालना नामुमकिन है। एक ही रास्ता है कि अभी काफी कुछ कंक्लूसिवली प्रूवन है कि देयर हैज बीन लीक। कितना हुआ है वो कोई भी तरीका नहीं जो पता किया जा सके कि कितना लीक हुआ है। और जहां हाई मार्क्स आए, मान लीजिए कोई कोटा का सेंटर हो या सीकर का सेंटर हो, हाई मार्क्स आए तो आप मान लीजिए कि वहां लीक हुआ है। हम कैसे मान लें? फिर कोई दूसरा फॉर्मूला लेके आता है कि 1:23 है तो 25% हो गया तो वो फिर लीक हो गया। हमारे जमाने में बोलते थे, डीपीएस आरकेपुरम में एक सेक्शन था जो पूरे सेक्शन ए, उसमें करीब पूरे के पूरे आईटी में जाते थे। मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ा हूं, हम लोग 20-22 दोस्त थे, उसमें 18-19 लोगों ने सिविल सर्विसेज क्लियर किया। तो आप बोल रहे हैं सब चीटिंग से आया क्या? तो मुझे नहीं लगता, और मेरे को भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कम से कम 30-35 साल का एक्सपीरियंस है इन डिफरेंट वेज। तो ये बना पाना बहुत मुश्किल है एज ए इन्वेस्टिगेटर, एज ए टेक्नोलॉजिस्ट, एज ए पर्सन लिविंग इन द डिजिटल वर्ल्ड। ये हम इसको कैसे अलग कर लें? और जो ये चीटर्स और सॉल्वर्स हैं, जो एक कुरियर कंपनी का पूरा सप्लाई चेन को मिसगाइड कर सकते हैं, वो किस लेवल तक जाएंगे? वो संजीव मुखिया, उसको आज तक अभी तो कोई पकड़ा ही नहीं गया, हम पकड़ ही नहीं पाए हैं। और उसका भी कोई गुरु है यूपी में, लोग बताते हैं हु इज करंट एमएलए। तो हम कैसे मान ले कि जो एनटीए बोल रही है वी हैव कंप्लीट फेथ इन एनटीए, मान लिया, हम कैसे मान ले कि दैट इज द टोटल ट्रूथ? बिल्कुल। हम ये कैसे मान ले कि एनटीए को जितना पता है वही सच है, उसके बाहर कोई भी सच नहीं है? ये कैसे हम मान लें? बिल्कुल। कपिल गुप्ता जी, अभी ये 22 तारीख को अगली सुनवाई है इस मामले में। 22 तारीख को कुछ कंक्लूसिव होगा, इस बात की संभावना अभी तो फिलहाल नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी तो जो मेन किंग पिन है वही पकड़ा नहीं गया। मान लीजिए अभी क्योंकि काउंसलिंग पर रोक लगाई नहीं गई है, काउंसलिंग हो जाती है, बच्चे कॉलेज मिल जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं, और उसके बाद पता चलता है जांच में कि नहीं बड़े पैमाने पर हुआ, और फिर उसके बाद फिर सारी चीज़ों को रद्द कर दिया जाता है, तो वो भी व्यवहारिक नहीं होगा फिर?
नहीं, पर देखिए जो चीफ जस्टिस की बात से पिछले बार हियरिंग में था, वो तो क्लियरली लग रहा था कि वो कह रहे हैं कि ये डेटा प्रोवाइड कर दीजिए जो एनटीए ने आज प्रोवाइड कर दिया, एंड मोस्ट प्रॉब्ली सोमवार को वो डिसीजन दे देंगे। अब डिसीजन में क्या, वो जो इनको डेटा प्रेजेंट किया गया है सीबीआई की तरफ से, जो डेटा मिलेगा, जो अभी तक एनटीए ने जो प्रेजेंट किया है, अटॉर्नी जनरल ने जो बोल रहा है, वो उस पर विश्वास करेंगे, या फिर वो कहेंगे कि लगता है कुछ दाल में काला है। वो तो मुझे लगता है डेटा का मिलान होगा कि देखिए ये रिजल्ट है और ये वाले सेंटर्स जो हैं इसमें रिजल्ट हाई है, ये वाले सेंटर्स जो हैं यहाँ से पेपर लीक का मामला था, अब इसको मिला लीजिए आप। अच्छा, यहाँ पर रिजल्ट हाई है तो क्या फिर ये मान लें कि उस सेंटर में देने वाले सारे बच्चे इसमें शामिल थे? वही तो जैसा ये कंफ्यूजन का स्टेट है बहुत ज्यादा एक्चुअली। देखिए 186% इंक्रीज इन मार्क्स स्लैश रैंक्स, इतना तो 186% एक साल में बदल जाए। इंडिया का एकेडमिक कोशेंट, इंटेलेक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टूडेंट बिटवीन 16 to 18, अगर इतना कुछ इन्फ्लेट हो सकता है तो कोचिंग की जरूरत ही नहीं है इस देश में। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि विदाउट एनी लैटरल इंटरवेंशन, उसको हिंदी में आप जैसे बोले, विदाउट एनी लैटरल इंटरवेंशन, इस तरीके का इंटेलेक्चुअलिज्म कैपेबिलिटी स्टूडेंट्स में बढ़ जाना। और ये भी मैं बोलता हूं कि वो 50,000 या पहले 1 लाख, उनका सबका एकेडमिक रिकॉर्ड आप चेक करिए, वो मैच करता है या नहीं करता है। करेक्ट, दैट इज द वे, दैट इज नॉट हैपेंड एग्जैक्टली। ये वाली चीज इज नॉट गोइंग टू हैपन। एनीथिंग व्हिच कनेक्ट्स विद रियल एविडेंस विल नॉट हैपन। ये वाली चीज हुई नहीं है। 12th के और 10th के मार्क्स एनटीए के पास है और उससे कनेक्ट किया जा सकता था, बट दैट इज नॉट हैपेंड। इसके साथ यदि 10th और 12th का डेटा भी पब्लिश कर देते, जो आज उन्होंने डेटा पब्लिश किया है, तो बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता। अभी ऐसे तो ऐसे में क्या फिर सबका डेटा मिलान किया जाएगा जितने नहीं, मतलब देखिए लड़ाई सारी इस बात की है कि 600 के ऊपर कितने बच्चों के हैं, 80,000 बच्चों का ही देखना है। यदि किसी के पास, किसी ने पेपर खरीदा और उसके बाद भी 600 के नीचे आए, फिर तो गजब हो गया। नहीं, उसको फिर हम लोग छोड़ देंगे, उसको इस मुद्दे में रखना ही बेकार है। करेक्ट। तो 80,000 बच्चों का देखना, वो 80,000 लोगों का देखना, 10वीं और 12वीं में स्कोर क्या था, काफी कुछ, यदि कुछ एग्जिस्ट करता है तो उससे दिख जाएगा। अश्विनी जी, 22 तारीख को आपको लग रहा है कि कुछ कंक्लूसिव हो पाएगा इसमें? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से, जिस इंटेंसिटी के साथ मैटर की सुनवाई हो रही है और ऑनरेबल चीफ जस्टिस की बेंच जो कंसर्न्ड है, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स के करियर का सवाल है, तो कुछ न कुछ कंक्लूसिव आएगा। अब डिपेंड ये करता है कि जो डिफरेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जिनको डायरेक्शन दी गई है, क्या वो डिफरेंट पार्ट्स से जो एविडेंस कलेक्टर की स्टेटस रिपोर्ट बना, वो कितना फुल प्रूफ और कितना सजेस्टिव मेजर के साथ और कैसे इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट के सामने, तो कोर्ट एक कॉन्क्लूसिव रिजल्ट पर पहुंचे, एक उससे अपना जो है माइंड सेटअप करे कि क्या करना चाहिए। तो रिजल्ट तो आएगा ही, और इसीलिए देखिए 2-3 दिन में 18 से 22 की सुनवाई, और उसके पहले की बात भी आप देखिए जल्दी सुनवाई हो रही है, क्योंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस चाहते हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाएं। मुझे लगता है कि कुछ न कुछ 22 को जरूर होगा। जी देखते, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का जो दायरा है ना, वो किसी तरीके से ये नहीं प्रूव कर सकता है कि मास स्केल पे हुआ है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास गिने चुने कुछ केसेस हैं, उसी का इन्वेस्टिगेशन और स्टेटस रिपोर्ट वो देंगे, और जब पब्लिक डोमेन है उसी का 19-20 उसी दायरे में होगा। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ये नहीं प्रूव कर सकती आज के तारीख में, डिपेंडिंग ऑन द मैंडेट, कि मास स्केल पे इस तरीके का लीक और चीटिंग हुआ है, लीक हुआ है। वो मैंडेट ही नहीं है ना उनके पास। अगर 5 केस हो, 5 केस करेंगे, 5 अक्यूज के जगह 15 अक्यूज हो सकते हैं, एक स्टेट के जगह 3 और स्टेट हो सकते हैं। बट हाउ डू यू प्रूव इट कि वो चीटिंग जो है, जो लीक हुआ है, मास स्केल पे डिसेमिनेट हुआ है? Now there is no way investigative agencies can get into Telegram and get into all the links possible. देखिए, एक चीज मैं आप बार बार बोलते हैं, सरकार में बोलता हूँ, सरकार के बाहर निकलने के बाद भी बोलता हूँ कि आज का जो दुनिया है ना, डिजिटल वर्ल्ड है, तो उसका बैक एंड कैसे चलता है, ये गवर्नेंस में भी समझना जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन में भी समझना जरूरी है, और केस के एडजुडिकेशन में भी समझना जरूरी है। क्योंकि पीछे जो पूरा जो हमारा वर्किंग है ना, वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो गया है। वो क्रिमिनल सीख गए, दे आर द फर्स्ट एडॉप्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। और हर जगह एनटीए ये सोचे कि हम एंटी पार्टी हैं स्टूडेंट्स। एनटीए का भी वही काम है जो कि ये प्रूव कर सके इस कंट्री को कि हम एक फेयर एग्जाम किए, अगर उसमें गलतियां हो गई है तो हम उसको कैंसिल करके हम री एग्जाम किए, एंड द री एग्जाम इज परफेक्ट।
तो ये पूरा वॉश आउट हो जाएगा। अगर हम मतलब इसी को लेके 6 महीने के बाद 2-4 और केसेस आ गए हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कई जगह ऐसे रिक्रूटमेंट होते हैं 7 साल 8 साल के बाद फिर वो लोग आते हैं नौकरी में। तो आपको क्या लग रहा है संजय सर आप बहुत केसेस हुए हैं। हाँ, आपको इसमें इस वक्त क्या लगता है कि व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल वे कि जो जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ इनजस्टिस ना हो, व्हाट विल बी द बेस्ट पॉसिबल वे? I don't think there is any way out but for a reading. वो एस्पिरेंट्स के लिए भी, कंट्री के लिए भी, एनटीए के लिए भी, फेयरनेस के लिए भी, इम्पार्शियलिटी के लिए भी, और ये प्रूव कर देने के लिए कि जहां अगर हुआ, थोड़ा सा भी हुआ, तो हम खत्म, वो स्टोरी खत्म हम करेंगे। और 24 लाख का एग्जाम अगर सालों साल लेते हैं, ये कोई ऐसा चीज नहीं है जो नहीं हो सकता है। कपिल जी, आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, मुझे लगता है कि मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ हु वुड बी एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, जिनका अच्छा स्कोर आ रहा है और उनसे वापस एग्जाम लिखवाना एक लेवल पे उस चीज को ऑनर नहीं करता कि उन्होंने ऑनेस्टली मेहनत की, बट दाल में काला डेफिनेटली है। और एग्जाम की सैंक्टिटी मेंटेन करना, एग्जाम की सैंक्टिटी वापस स्टैब्लिश करना इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। हमारा कंट्री एक यंग कंट्री है, 24 लाख लोगों ने एग्जाम लिखा 60,000 सीटों के लिए। एक बार भी बच्चों को ये लगने लग गया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा और कुछ भी साधन चाहिए सिलेक्शन के लिए, और इस पे विश्वास उठ गया एग्जाम के ऊपर, तो अराजकता हो जाएगी बिल्कुल। तो सैंक्टिटी तो एग्जाम की स्टैब्लिश होना जरूरी है, अभी एग्जाम की सैंक्टिटी गायब हो गई है। See, NTA has to establish its credibility. I think that is the most important thing after providing justice to the 24 lakh students. It is in the interest of NTA that they establish their credibility.